Okay, so hello everyone, this is Sunil Jangra, your physics educator. Welcome to the class. तो कैसे आप सब फटाफट से एक बार बता दो कि ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है। मैं अच्छे से ऑडिबल एंड विजिबल हूँ आप लोगों को। अगर सब कुछ सही चल रहा है फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। फटाफट से एक बार बता दीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार शेयर भी कर देता हूँ। चलिए, तो क्लास को कर दिया गया है शेयर और अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। बिल्कुल भाई, सभी देख सकते हैं। बेटा वो भी होगा, आजकल में वो जो पार्ट रहता है रे ऑप्टिक्स का वो भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। सो डोंट वरी, बस एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में बता दो। पार्ट रहता है रे ऑप्टिक्स, हाँ एक बार वो बता दो। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है 2 दिन से, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो दैट्स वाई भैया क्लास नहीं हो पाई वो। 1 मिनट में ये दूसरे मोबाइल में स्टार्ट करता हूँ। जस्ट अ मिनट यार। हेलो भाई सभी को, हेलो जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं हमारे साथ, जो भी बच्चे जुड़े हैं सभी को हेलो। तो कैसे हैं सब, फटाफट से बता दो जल्दी से। मैं यहीं पे रख लेता हूँ सामने कैमरे के पास ही, ताकि हमें दिखते रहें कमेंट्स। सर बोर्ड के लिए PYQ बहुत हैं, और कुछ भी करें क्या बेटा? सैम्पल पेपर तो करना ही चाहिए। ऑडियो आ रहा है क्या यार, बताना एक बार, क्योंकि थोड़ा माइक जो है वो नया यूज़ किया गया है। तो एक बार फटाफट से बता दो जल्दी से। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन को, ठीक है। तो अभी करने वाले हैं अभी करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट पढ़ेंगे। तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है तो एनर्जी कम दिखेगी, बट अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ओके। वो भी बहुत जल्द इसी हफ्ते में हो जाएगा बेटा। कल होनी थी वो क्लास, बट तबीयत की वजह से, कल नहीं सैटरडे होनी थी वो क्लास, सैटरडे से तबीयत ख़राब है मेरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी वन शॉट, ओके। जस्ट अ मिनट, स्लाइड्स, 1 मिनट। ठीक है, चलो। यस सर, ओके बेटा। तो जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है सुनील जांगड़ा एंड मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूं। पिछले 6 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ओके। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आज भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस चैप्टर को, ठीक है। तो साथ में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट, एम्बाइब की जो ऐप है वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट, उसको डाउनलोड कर लेना है। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट, उनके 3D वीडियोस, 3D मॉडल्स, सब लेक्चर, सब कुछ मिलते हैं। और साथ में एम्बाइब ऐप पे आप क्लासेस ले सकते हैं, लाइव भी रिकॉर्डेड भी, साथ में बुक्स को भी एक्सेस किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में एम्बाइब लेंस, इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप एम्बाइब लेंस को यूज़ करके उस चीज़ को स्कैन करिए और उससे रिलेटेड आपको वीडियोस, 3D मॉडल्स मिल जाएंगे, ओके बेटा। चलिए, थोड़ा सा यार तबीयत है अभी भी ख़राब, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा करवा दूँ आप लोगों को। डोंट वरी, डोंट वरी यार। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आगे बढ़े। हाँ, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाएंगे, डोंट वरी। वन शॉट है तो ये नहीं है कि मैं इसको 5-6 घंटे या 10 घंटे का खींच दूंगा, जितना तुम्हारे लिए नीडेड है वही पढ़ाने वाला हूँ। चलो, तो उसके आगे आप लोगों को बोलूँगा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से मिलेगी। साथ में व्हाट्सएप पे एक बहुत बढ़िया ग्रुप है, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करने के लिए, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना फटाफट से। और ये हैं एम्बाइब के बढ़िया वाले फीचर्स, अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक बार इनको ज़रूर से देख लो। लाइव पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, डाउट सॉल्व होते हैं भैया लाइव। एम्बाइब पे लाइव क्लास के साथ साथ भैया, मतलब जो डेली लाइव क्लास होती है वो कितनी होती है, 60+ लाइव क्लास होती हैं। पेरेंट ऐप की अगर मैं बात करूँ
तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। एम्बाइवलेंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, बढ़िया वाले कूबों से पढ़ाया जाता है। अभी जैसे दिन में क्लास है 2 बजे, तो क्वेश्चंस देखना आप लोग, बहुत बढ़िया स्लाइड पे आप लोगों को बताए जाते हैं 3D से, ठीक है। और साथ में एम्बाइव प्रैक्टिस एंड टेस्ट है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। और अचीव जर्नी, किसी चैप्टर में पीछे रह गए हो तो अचीव जर्नी बनाओ, आपको वीडियोस दे देगा कि हाँ भाई सबसे पहले तो ये पढ़ अभी। ओके। हाँ प्रिंस, अभी तो बेटा लगभग हो जाते सभी, बट 3-4 दिन से मैं खुद वीडियो नहीं बना रहा हूँ चैनल पे। किसी को नोट्स चाहिए, किसी को नोट्स चाहिए तो वो क्या कर सकता है भैया, नोट्स वाईटी पे लिखिए, नोट्स बाय सुनील जंगड़ा सर, मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार जो जोश हाई है तो वो बता दो। ये हमारा बढ़िया वाला बैच है जो यूट्यूब पे चला हुआ है, जिसमें भारत सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सर विशाल सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, सलमान सर आपको मतलब बायो ही पढ़ाते हैं, जिसमें बॉटनी वो पार्ट पढ़ाते हैं, काजल मैम आपको जूलॉजी और यशी पांडे मैम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को, और अभी करने वाले हैं वन शॉट ऑफ वेव ऑप्टिक्स, वन शॉट ऑफ वेव ऑप्टिक्स। बताओ यार जल्दी से, कर दें स्टार्ट? हाँ जी, फटाफट से बताओ, स्टार्ट कर दें क्या? जल्दी से बता दो। चलो तो अभी करने वाले हैं। सबसे पहले देखो क्या हुआ कि नेचर जो था लाइट का, उसके बारे में बहुत सारी जो है स्टडी हुई। तो स्टार्टिंग में क्या था कि न्यूटन जी की एक कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी थी। क्या थी? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। उसमें क्या बोला गया था, पहले उसको एक बार समझते हैं, फिर बेसिक जो चीज़ें होंगी सारी को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने वाले, ठीक है। हाँ बेटा बहुत जल्द हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊँ बहुत जल्द मैं करवा दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। चलो तो न्यूटन जी की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी क्या कहती है? वो थ्योरी कहती है कि जो लाइट है बेटा वो किससे बनी हुई है? लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। ये आप लोग कह सकते हैं, मतलब। और ये कहाँ से आते हैं? इल्यूमिनेटेड सोर्स तुमने पढ़े होंगे। इल्यूमिनेटेड सोर्स क्या है? जो लाइट को दे सकते हैं, जो लाइट को एमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक लाइट सोर्स बना लिया, ये हमने यहाँ पे एक लाइट सोर्स बनाया, जिससे क्या निकल रहे हैं? जिससे कॉर्पस्कल्स निकल रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं कॉर्पस्कल्स का। क्या नाम दे रहे हैं भैया? कॉर्पस्कल्स का नाम दे रहे हैं। इनको बोला जाता है टाइनी कॉर्पस्कल्स। क्या बोला जाता है इनको? टाइनी कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। किसके होते हैं ये? लाइट के होते हैं। तो समझ में आया, न्यूटन जी ने स्टार्टिंग में एक थ्योरी दी थी कि लाइट किससे बनी हुई है? लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। एक सोर्स से वो निकल रही है, ठीक है। सोर्स से निकल रही है, क्या निकल रहा है भाई? पार्टिकल्स निकल रहे हैं छोटे छोटे, उनका नाम रख दिया कॉर्पस्कल्स लिख दिया। और क्या खास बात थी इनके बारे में वो देख लेते हैं। खास बात ये थी कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। कॉर्पस्कल्स कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। और अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या भाई उनकी स्पीड कैसे होने वाली है? देखो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, ठीक है। कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन, या बोलो विद डिफरेंट स्पीड, विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। समझ में आया? डिफरेंट मीडियम। बताइए जल्दी से, फटाफट से एक बार बताइए, बताइए। बट यहाँ पे एक चीज़ थी जो न्यूटन जी ने थोड़ी सी, मतलब जिस पर डाउट हुआ सबको, वो क्या थी? वो ये थी, इन्होंने बोला कि जो स्पीड है डेंसर मीडियम में वो ज़्यादा होगी। इन्होंने ये बात बोली कि स्पीड जो है डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रेरर मीडियम, ठीक है। कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा बेटा जी? आपको ऊपर 3 डॉट्स दी हुई है, उन 3 डॉट्स पे जाके आपको क्वालिटी इंक्रीज करनी होती है, ठीक है, तब आप लोगों को दिखने वाली है, ऐसा नहीं है। बट आप चैप्टर 2 के बाद वीडियो ही नहीं, बाय आप अनअकैडमी। अरे भाई अनअकैडमी कहाँ पे है? मैं तो अनअकैडमी पे हुई नहीं, क्या ही बात कर रहे हो? दूसरे प्लेटफॉर्म का क्यों नाम ले रहे हो यहाँ पे?
हाँ, क्वालिटी बढ़ा लो ना भाई। ठीक है, अब दिख रहा है कैसा? अब दिख रहा है भाई, क्लियर बता दो फटाफट से। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं पेन को बोल्ड कर लेता हूँ भैया, और क्या ही होने वाला है। ठीक है, ठीक है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा तो बच्चे हो रहे हैं क्योंकि आप क्लास नहीं ले रहे ना आपने कल क्लास ली, ना आपने आज क्लास ली। नीट में थी आपकी क्लास, नीट में आप अनाउंसमेंट कर रहे हो और आप क्लास नहीं ले रहे। इतना बढ़िया आपने लॉन्च किया था, तो बच्चों को गुस्सा आ रहा आप पे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, आगे बढ़े। चलो, तो भैया जो कॉर्पस कल्स होते हैं जब वो चलते हैं तो उनके पास क्या होती है? एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों होती है। ठीक है, कॉर्पस्कल्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं भैया? उनके पास एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों होते हैं। सर आपने नहीं लेने दी क्लास, मैंने तो चलो कल नहीं लेने दी होगी, आप तो नीट में कभी से नहीं ले रहे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। द कॉर्पस्कल्स क्या करते हैं? द कॉर्पस्कल्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी हो। इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे समझाया वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। भैया मेरी आदत तो सच बोलने की है, अब किसी को मजाक लगे किसी को कड़वी लगे, मैं क्या करूं। चलो भाई, तो ये है एक सरफेस। देखो ध्यान से, इस थ्योरी में क्या बोला गया कि जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे होता है। देखो जो सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे होता है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल से होता है। क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल से होता है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल से होता है बेटा जी। ठीक है, समझ में आया? तो ये कैसे होता है कि देखो ये पार्टिकल्स ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे फॉल करो और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे रिफ्लेक्शन बताया गया था इनका। क्लियर है? जल्दी से एक बार फटाफट से बता दो, जल्दी से भी। समझ आया? चलो, तो रिफ्रैक्शन कैसे समझाया? तो रिफ्रैक्शन कैसे समझाया भैया? इस थ्योरी ने रिफ्रैक्शन को कैसे समझाया? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को इस थ्योरी ने कैसे समझाया? इन्होंने बोला कि जब पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ से ये एक सरफेस लाइन है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सरफेस लाइन है। ठीक है, सरफेस लाइन है ये। ओके, ऊपर की तरफ एक अलग मीडियम है जिसको मैंने बोला रेयर मीडियम, और नीचे की तरफ एक दूसरा मीडियम है जिसको मैंने बोला डेंसर मीडियम। ठीक है, क्या है बेटा? ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो डेंसर है तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा डेंस दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, डेंस दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ये डेंसर दिखाने के लिए उसको ऐसे किया। अब रिफ्रैक्शन में या रिफ्लेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले हमें नीड होती है एक नॉर्मल की। ये हमने बनाया एक नॉर्मल। अब क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसे कॉर्पस्कल्स पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसे फॉल कर रहे हैं, और जैसे ही अब ये दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये पार्टिकल्स होते हैं इन पे क्या होता है कि एक चारों तरफ, मतलब चारों तरफ उस मीडियम में, जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम में ऐसे चारों तरफ से एक फोर्स लग रही होती है। तो एक नेट रिजल्टेंट फोर्स की तरफ, एक नेट रिजल्टेंट फोर्स की तरफ ये चल देते हैं, एक नेट रिजल्टेंट फोर्स की तरफ ये चल देते हैं। ऐसे बोला गया किस तरीके से कॉर्पस्कल्स जो हैं वो चलते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ आया? अब जो कॉर्पस्कल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको आप ये बोल सकते हो कि जो कॉर्पस्कल्स हैं डिफरेंट कलर के, कॉर्पस्कल्स ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्स, वो क्या होते हैं भैया? वो होते हैं डिफरेंट कलर है तो डिफरेंट साइज के भी होंगे, डिफरेंट कलर है तो वो डिफरेंट साइज के भी होने वाले हैं। ओके, कलर आर ऑफ डिफरेंट साइज। समझ आया इतना?
ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बेसिक करवा रहा हूँ, जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, नीट में भी काम आएंगी, बोर्ड्स में भी काम आएंगी। ठीक है, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था भैया, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन, दिस थ्योरी मतलब इस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन क्या, अभी दो तो हमने लिखी दी हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और साथ में रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को भी समझाया इन्होंने। किसको समझाया, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को भी समझाया। ठीक है, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ किसका भैया, लाइट का। ठीक है, समझ आई इतनी चीजें। ये थ्योरी थी भैया न्यूटन जी की, जिन्होंने बोला था कि लाइट जो वो पार्टिकल्स के हैं। फिर उसके बाद फिर से एक थ्योरी आई, वो बोलेगी कि लाइट जो वेव है। फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर वो बोलेंगे कि भाई नहीं वो पार्टिकल्स है। फिर इन दी एंड डी ब्रोगली जी बोलेंगे कि इसके दो नेचर है। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो उन्होंने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करी थी, ये तो अंडरस्टूड ही होना चाहिए क्योंकि वो वेव में ही हमने एक्सप्लेन किया था। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो थ्योरी है मेन, जिसपे के ऊपर ये चैप्टर पूरा टिका हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं। मतलब भाई वो रेक्टिलिनियर, सीधा सीधे सीधा मोशन का ऐसा। ठीक है, सीधे मोशन की बात कर रहे हैं। चलो अभी हम पढ़ने वाले हैं हाइगन प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले बेटा जी, हाइगन्स प्रिंसिपल को, या फिर हाइगन जी की जो वेव थ्योरी थी उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं, ओके ऐसे लिखता हूँ। क्या आप दिख रहा है ये, बताओ यार क्या ये दिख रहा है। चलो अभी दिख रहा है। तो हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट को अभी पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी थ्योरी आई भाई, बहुत सारी थ्योरी आई। ठीक है, तो इन दी एंड बस यही बोला गया कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर की है, बट हमें वो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला, क्या बोला कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि वेव की फॉर्म में ये ट्रेवल करती है। अब ये जो वेव है ट्रेवल जब कर रही है तो किस स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, सब डायरेक्शन में, मतलब ऑल डायरेक्शन में लाइट की वेलोसिटी के साथ ही ट्रेवल करती है। अब अरे एक मिनट, तो आप बोलोगे क्या, आप बोलने वाले हो दीज वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन with velocity of with the velocity of light। क्लियर है, ठीक है, इस थ्योरी ने ये बात बोली। अब वहां पे क्या था कि कॉर्पस्कुलर्स जो थे, कॉर्पस्कल्स जो थे, जो मतलब जो पार्टिकल्स थे, उनका साइज के हिसाब से हमने कलर बोले थे कि अलग अलग कलर के अलग अलग साइज होंगे, ये बोला था। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे वेवलेंथ को बोल रहे होंगे। ठीक है, किसको बोल रहे होंगे, वेवलेंथ को। द वेव्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, द वेव्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, उनके पास क्या होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी, हैव डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है बेटा, हैव डिफरेंट वेवलेंथ। समझ में आया, ये नहीं आया फटाफट से एक बार बताओ। कमेंट्स क्यों बंद हो गए हैं, एक मिनट रुको भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, फटाफट से बता दो, जल्दी से बताइए। यस सर, क्लियर, ओके बेटा। नेक्स्ट, इस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया भैया रिफ्लेक्शन भी। क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस किया, डिफ्रैक्शन किया, है ना, इंटरफेरेंस इन्होंने एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन इन्होंने किया, या डाइफ्रैक्शन जो भी बोलना भाई बोल लेना। ठीक है, ओके, ये किया। साथ में रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, साथ में रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन भी इन्होंने बताया।
बट इन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए जी, क्या चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। हाँ, ठीक है। क्या चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे भैया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फिर से वही है कि पार्टिकल्स होनी चाहिए लाइट। ओके, समझ आया? और ना ही पोलराइजेशन को, पोलराइजेशन भी ये नहीं कर पाए थे। इन्होंने बोला कि जो लाइट है भैया, लाइट लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। किसी को पता है कि मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है? हाँ जी, रे ऑप्टिक्स भी बेटा करवा दूंगा मैं, पार्ट 2 जल्दी करवा दूंगा। सैटरडे होना था बट तबीयत खराब थी, दैट्स वाई नहीं हो पाया। हाँ जी, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव है। इस मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है? फटाफट से एक बार बता दो, बताओ जल्दी से बताओ। अब जैसे सन है, सन से क्या हो रहा है? अर्थ तक लाइट आ रही है, सन से अर्थ तक लाइट आ रही है ना। तो भैया वहां से यहां तक जब लाइट आ रही है तो वो किस मीडियम को यूज कर रही है? मतलब लाइट जो है मैकेनिकल वेव अगर बोल दिया तो उसको मीडियम की रिक्वायर्ड तो होगी ना। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो मैकेनिकल वेव कहलाएगी। तो यहाँ पे अभी हम फिर कौन सा मीडियम होता है? वो होता है भैया ईथर। क्या होता है? ईथर। ठीक है, क्या होता है ईथर? ये होता है ए वेरी डाइल्यूट मीडियम से रिक्वायरमेंट। हाँ विकास बिल्कुल सही बोल रहे हो। ए वेरी डाइल्यूट एंड इलास्टिक हाईली इलास्टिक मीडियम, मतलब पतला, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि पानी से भी पतला क्या होगा, ऐसा टाइप का मीडियम होता है कॉल्ड ईथर। तो ये मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट सन से कहाँ पहुंचती है? अर्थ पे पहुंचती है। क्लियर है? हाँ, समझ आया? जल्दी से बताओ अभी फटाफट से। फिर हाइगन प्रिंसिपल समझाता हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है, मतलब सारे का सारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। जल्दी से बताओ, हाइगन प्रिंसिपल समझाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। चलो चलो फिर अब पढ़ते हैं हाइगन प्रिंसिपल। ओके बेटा, तो इसको मैं ना हाइगन जी का जो प्रिंसिपल है उसको बना के तुम्हें समझाऊंगा कि हाइगन है क्या, हाइगन प्रिंसिपल है क्या। बट उससे पहले ना एक बार वेव फ्रंट समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार वेव फ्रंट समझ लेते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, पहले वेव फ्रंट को देखते हैं। वेव फ्रंट को एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है वेव फ्रंट। ठीक है, सुनो भाई ध्यान से, वेव फ्रंट क्या होता है। अभी क्या हुआ कि एक स्टिल वाटर है, खड़ा पानी है, उसके अंदर आपने क्या किया? एक स्टोन फेंक दिया। ठीक है, जैसे कि ये मान लो पानी है, सॉरी ये है भैया पानी। ठीक है, ये क्या है? पानी है। ठीक है, ये क्या है? पानी। तो इस पानी में मान लो आपने बीच में कहीं ना कहीं एक स्टोन फेंक दिया, ये ऐसे स्टोन फेंक दिया, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे सर्कल से बन जाते हैं पानी में, ऐसे सर्कल सी बाउंड्री सी बन जाती है। बट वो ऐसे नहीं होता, एक्चुअल में होता क्या है कि जहां पे आपने पत्थर फेंका है वहां से वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में फैल रही होती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में फैल रही होती है। ठीक है, ऐसे। क्लियर है? बना लेना अच्छे से, अगर मेरे से अच्छे से ना बनाया गया हो तो तुम बना ले। ठीक है, समझ में आया? अब मान लो तुम क्या कर रहे हो, यहां से बीच वाले पॉइंट से किसी डिस्टेंस एक्स पे देख रहे हो। मान लो यहां से यहां तक तुमने एक एक्स डिस्टेंस देखा, सिमिलरली यहाँ पे एक्स देखा तुमने, सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों तरफ तुमने एक्स डिस्टेंस तक देखा कि सारे के सारे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उन सबका ठिकाना जिसको बोलते हैं लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, उन्हें बोला जाता है क्या? वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, द लोकस ऑफ द लोकस ऑफ ऑल द ऑल द पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल वाइब्रेट करें भैया? मीडियम के पार्टिकल्स इन ए मीडियम, इन ए मीडियम। ठीक है, इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग इन द
सेम फेस, वाइब्रेटिंग इन दी सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। उसको क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट बोला जाता है। इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? जल्दी से बता दो भाई, फटाफट से। अब यहाँ पे एक जरूरी बात बना के लिख लो, एक नोट बना के लिख लो, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या होता है? द डायरेक्शन, अभी बताता हूँ बेटा वो फेस क्या है। वो फेस जो तुम पूछ रहे हो विकास, वो बता देता हूँ अभी, रुको। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये लाइट वेव्स जो आगे बढ़ रही थी, और ये है वेव फ्रंट्स। ये कौन है? ये जो बनाया ना, ये सर्कल बनाया, ये कौन है? वेव फ्रंट है। तो ये जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वो हुआ, और ये वेव फ्रंट क्या है भैया? उनके परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब ये ऐसे रे जा रही है आगे की तरफ, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? वेव फ्रंट है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हमेशा क्या करना है? रे बनानी है, ऐसे रे बनानी है, और ऐसे फिर उसको बता देना है कि ये वेव फ्रंट है। ये इसके हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये इसके हमेशा क्या होने वाला बेटा जी? परपेंडिकुलर होने वाला। क्लियर है? अब फेस एक बार बता देता हूँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि फेस क्या होता है। जैसे कि आपने अगर क्लास 11th में वेव पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये एक वेव ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, एक वेव हमने ऐसे बनाई, ये होता है 0। ठीक है, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। ठीक है, ऐसे करते करते ये 4 पाई, ऐसे चलता रहता है ना। अब दूसरी वेव मैं बनाता हूँ, दूसरी वेव भी मैं बनाता हूँ। मान लो वो यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, दूसरी वेव यहाँ से शुरू हो रही है। तो पहली वेव और दूसरी वेव में जो फेस डिफरेंस आया, वो ये फेस का जो डिफरेंस है, वो कहलाता है फेस डिफरेंस, या फेस वो कहलाता है। क्लियर है? समझ में आया? बता दो फटाफट से, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं जल्दी से बता दीजिए। जी सर, बट टाइप्स होते हैं। हाँ, टाइप्स भी होते हैं, वो भी करने वाले हैं, डोंट वरी। टाइप्स भी करवाने वाला हूँ, करवा देता हूँ टाइप्स, डोंट वरी यार, ऐसी क्या बात है। टाइप्स वगैरह सब करवाएंगे, ये नहीं कि बीच में छोड़ जाएंगे, सब करवाने वाला हूँ। तभी बोल रहा हूँ कि बस बैठ जाओ 2 घंटे। ठीक है, अभी टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्फेरिकल वेव फ्रंट की, ठीक है, तो वो कैसे होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये क्या है भैया? ठीक है, ये क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है उसको हम देखने वाले। जैसे कि मान लीजिए एक बल्ब है, एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, बल्ब को मैं पॉइंट सोर्स ही बोल रहा हूँ, छोटा सा बल्ब है जिसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट सोर्स है। इससे लाइट रेज क्या हो रही है भैया? बाहर की तरफ जा रही है, मतलब वेव्स बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल सेम फेस में होंगे, हम क्या करेंगे? उनको मीट कर देंगे ऐसे। ठीक है, जो भी पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होंगे, उनको हम क्या करेंगे? ऐसे उनका लोकस बना लेंगे, उनका ठिकाना बना लेंगे। तो उन्हें क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? वेव फ्रंट बोला जाता है। समझ में आया? तो जब एक पॉइंट सोर्स से निकल रहा हो, ठीक है, ये क्या है? एक पॉइंट सोर्स है। ये है बेटा पॉइंट सोर्स, जिसको कुछ भी आप एक ऑर्डिनरी बल्ब बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक ऑर्डिनरी बल्ब आप लोग बोल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, हाँ सिंपल सा है भाई। एक पॉइंट सोर्स लेना है, अब उससे हर एक डायरेक्शन में क्या जा रही है? लाइट वेव जा रही है, उससे हर एक डायरेक्शन में लाइट वेव जा रही है। ठीक है, चलो अब दूसरी अगर हम बात करें, अगर हम दूसरी बात करें सिलेंडर की, किसकी बात करें बेटा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की अगर हम बात करें, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की अगर हम बात करें, तो वो कैसा होता है?
ये केस होता है जब आप लोगों के पास जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, वो लीनियर हो। लीनियर मतलब जैसे घरों में देखोगे आपने कि ट्यूब होती थी। कैसी होती थी? ट्यूब होती थी। एक लंबे वाली ट्यूब लगाते थे, शायद अभी भी लगी होगी कई घरों में। तो भैया वो ट्यूब ऐसे लगाई आपने, ऐसे ट्यूब लगाई, ये एक ट्यूब है, ठीक है, ऐसे आपने एक ट्यूब लगा दी। तो इससे क्या हो रहा भैया, इस साइड भी तो लाइट रे जा रही है, इस साइड भी तो लाइट वेव जा रही है, एक्चुअल में ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो ना जो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ तुमको, वो वाली, ठीक है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो उन सबको मिलाना, उन सबको मिलाना, तो ये एक वेव फ्रंट बना। ऐसे ये पूरे के ऊपर है भैया, तो पूरे के लिए बना दो, तो ये एक सिलेंडर की फॉर्म में ही बनेगा। किसकी फॉर्म में बनेगा? एक सिलेंडर की फॉर्म में ही बनने वाला है, तो इसको हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। क्लियर? समझ आया? जब लीनियर सोर्स हो, क्या हो? लीनियर सोर्स हो। एक होता है आप लोगों के पास थर्ड, जो कि प्लेन वेव फ्रंट होगा। हाँ, ट्यूबलाइट आप बोल सकते हो प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? ध्यान से सुनना, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। जब लाइट बहुत दूर से आ रही हो, पैरेलल रेस आ रही हो, ठीक है, व्हेन व्हेन लाइट सोर्स, मतलब अगर बहुत दूर से आ रही है तो इसका मतलब लाइट सोर्स भाई बहुत ही दूर होगा, या फिर वो पैरेलल रेज निकाल रहा होगा। ओके, व्हेन लाइट sources are emitting, अरे दोबारा से लिखते हैं, emitting पैरेलल रेज, ठीक है। या तो भाई सोर्स से ही जो लाइट है वो पैरेलल आ रही हो, या फिर सोर्स भाई से बहुत ही दूर रखा हो, ठीक है। और व्हेन लाइट सोर्स या लाइट इज कमिंग, अगर बहुत दूर रखा है तो इसका मतलब लाइट बहुत दूर से आ रही है, कमिंग फ्रॉम ए वेरी फार ऑफ, कहां से भाई? सोर्स से। क्लियर है? जैसे कि लाइट रेज ऐसे बहुत दूर से आ रही है या पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल आ रही है, तो आप क्या करोगे? इनके जो सेम पॉइंट्स होंगे, जो लोकस सेम होंगे, मतलब जो पॉइंट सेम फेस, जो पार्टिकल, मीडियम के जो पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होंगे, उनको हम मिला देंगे। तो ये मिला दिया भैया ऐसे, तो ये बनते हैं आप लोगों के पास क्या? प्लेन वेव फ्रंट। ये बन जाते हैं आप लोगों के पास क्या? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ठीक है भैया, बताइए जल्दी से, फटाफट से एक बार बताइए जल्दी से। क्लियर है इतनी बातें? जल्दी से बता दो। आ गया होगा समझ यार, जल्दी से बताओ। ट्यूबलाइट एग्जांपल जो घर में लगी होती है भाई, वो ट्यूबलाइट एक एग्जांपल है। चलो कुछ शेप्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर वे हाइगन प्रिंसिपल समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। कुछ शेप्स हैं, ठीक है, शेप्स ऑफ वेव फ्रंट, शेप्स ऑफ वेव फ्रंट जब वो अलग अलग सिचुएशन से जा रही होंगी, शेप्स ऑफ वेव फ्रंट जब वो अलग अलग सिचुएशन से जा रही होंगी, तो एक बार उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक कॉनकेव मिरर आपने लिया, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर लिया, ओके, और इसमें क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लाइट आ रही है पैरेलल, ऐसे फॉल कर रही है, लाइट आ रही है पैरेलल, ऐसे फॉल कर रही है भैया, तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा? अब भाई जब लाइट पैरेलल आ रही है तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, अभी बता के तो आए हैं। कैसा वेव फ्रंट बनेगा भैया? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। ये क्या है? वेव फ्रंट है। क्लियर है? इतना दिख रहा होगा, ये क्या है? वेव फ्रंट है, ठीक है। अब ये लाइट रे क्या करती हैं? पैरेलल जो लाइट रेज होती हैं वो आके कहाँ मिलती हैं भैया? एक फोकस पे मिल जाती हैं। वो कहाँ पे आके मिल जाती हैं? फोकस पे आके मिल जाती हैं। तो इसका मतलब लाइट अब इसके बाद जो अब शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? अब इसका मतलब लाइट कुछ ऐसी वेव फ्रंट बनाएगी ना, ऐसे ऐसे। क्लियर है? चलो, अगर मान लो भैया कॉनकेव मिरर
सॉरी कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स अगर मिरर हो, कौन सा मिरर हो, कॉन्वेक्स अगर मिरर हो, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर अगर हो, कॉन्वेक्स मिरर, ये था हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दिख रहा होगा अब तो बिल्कुल सही से, बड़ा बड़ा ही लिख रहा हूं मैं। चलो, अब इसके बाद यहां से अगर पैरेलल रेज आ रही है तो पैरेलल रेज क्या करेंगे भैया, डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगे, मान लीजिए इधर गई, ये इधर आई, ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल रेज है तो पैरेलल वेव फ्रंट्स हुए, और ये डाइवर्ज हो गई है तो इसका मतलब ये ऐसे मिला दो भैया, ऐसे मिला दो। क्लियर है, समझ में आई। तो शेप आप लोगों को बतानी है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि शेप कैसे बनेगी। अगर लेंस हो, मान लीजिए लेंस हो, कॉन्वेक्स अगर लेंस हो, कि मेरे पीछे तो नहीं आया, ये पीछे आया क्या बताइए, थोड़ा सा है, इसको उड़ाते हैं यहाँ से, थोड़ा आगे बना देते हैं इसको, कोई बात नहीं। मान लीजिए लेंस आ गया, कॉन्वेक्स लेंस आ गया, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है भैया, पैरेलल रेज आ रही है, ये रही पैरेलल रेज ऐसे, ये रही पैरेलल रेज ऐसे। तो क्या होती है पैरेलल रेज, क्या होंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पे आके मिल जाएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पे आके मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन वेव फ्रंट को जब हम पास करेंगे कॉन्वेक्स से तो वो ऐसे शेप आके और यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे लेंस है, कौन सा, कॉनकेव लेंस, इस पे भी हमें क्या दी, इस पे भी हमने पैरेलल रेज दी, ठीक है, पैरेलल रेज दी, तो ये भी भैया फैल गई, इधर फैल गई, ये इधर फैल गई, तो प्लेन वेव फ्रंट बनाया ऐसे, ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। क्लियर है, एक में मैंने बता दिया तो बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। और उसके बाद ये ऐसे फैल रही है तो इसको बना दो, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। क्लियर हुआ, समझ आया, जल्दी से बताओ फटाफट से, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद हाइगन प्रिंसिपल समझा देता हूं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलो अब ध्यान से देखना, हाइगन प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं, ठीक है, समझने पे जोर देना। नोट्स तो भाई तुम्हें यूट्यूब पे लिखना, वेव ऑप्टिक्स नोट्स बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत जल्दी इसके 1 पेज नोट्स भी अपलोड होने वाले हैं। समझना कैसे है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सर लास्ट वाला बता दो एक बार प्लीज बेटा, क्या, अरे वो तो चला ही गया बेटा, लास्ट वाला ऐसा था, उसमें क्या था कि हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, सॉरी लेंस लेते हैं, उसमें क्या हुआ, लाइट जैसे फॉल करती है तो वो यहाँ से ऐसे डाइवर्ज होगी ना, रिफ्लेक्शन इधर की तरफ होगा, रिफ्रैक्शन। क्लियर है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट की शेप फिर ऐसे बनेगी ना, मतलब ऐसे आप फॉल कराओगे और ये ऐसे फिर शेप देगा। समझ आया, बताओ, अब आगे बढ़े, चलिए अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझना है। हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले आप लोगों के पास एक गिवन वेव फ्रंट होगा, ये याद रखना। सबसे पहले आप लोगों के पास एक गिवन वेव फ्रंट होगा, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं, ये गिवन वेव फ्रंट है, गिवन वेव फ्रंट है, ठीक है, समझ आया। अब इसके ऊपर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैंने नाम दिया वेवलेट का, कि ये क्या है, वेवलेट्स है, ठीक है भैया। अब ये वेवलेट्स क्या होते हैं, हाँ जी, ये जो वेवलेट मैं बोल रहा हूं इनका एक्चुअल काम क्या है भैया, ये सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। क्लियर है। अब ये जो सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस है, इस डिस्टरबेंस को ही बोला जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोला जाता है। समझ में आ गया होगा, बताओ जल्दी से, ठीक है। अब ये जो वेवलेट्स होते हैं, हाँ जी, जो वेवलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेवलेट जो होते हैं भैया हर एक डायरेक्शन में वो वाइब्रेट होते हैं, या फिर बोलो कि वेवलेट्स ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन, ट्रेवल्स इन ऑल द
डायरेक्शन। ठीक है, वो सभी की सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर है, समझ आया? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यही काम करते हैं, दूसरे वाला स्टेप जो है उसका काम कर देते हैं। इसने बोला कि जो ये वेवलेट्स हैं हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। मतलब मान लेते हैं कि जैसे कि ये अभी वैक्यूम में रखे हैं, तो स्पीड जो है यहाँ पे c है लाइट की, और ये टाइम कुछ लेते हैं। कितना टाइम लेते हैं? मान लो डेल्टा t टाइम में ये एक डिस्टेंस कवर करते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ, और ये हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, हर एक डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रहे। तो इसको आप हर एक डायरेक्शन में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको हर एक डायरेक्शन में ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। तो ध्यान से देखना, अभी ये जो वाइब्रेशन हुई है हर एक डायरेक्शन में, अब इसमें हम क्या करेंगे कि भैया यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट है ये, क्या है ये? टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या है? यही हमारी न्यू वेव फ्रंट है। यही हमारी क्या है? न्यू वेव फ्रंट है, जिसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट इसको बोलते हैं। बताओ यार फटाफट से, क्लियर है? इतनी बातें, इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बता दो यार फटाफट से, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, आगे बढ़े। चल, अब भाई यहां पे सेकेंडरी वेवलेट ये ऐसे ही पीछे बन सकती थी, बट यही इसकी डीमेरिट्स थी। मतलब यही इसकी क्या थी भैया? कमी थी, कि ये बता नहीं पाए थे कि पीछे की साइड भाई क्यों नहीं बनती। ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये फॉरवर्ड वेव फ्रंट, फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट है। फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट से, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। और यही डीमेरिट थी, सबसे बड़ी डीमेरिट यही थी, सबसे बड़ी जो मतलब कमी थी, डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज यही था कि ये पीछे भी तो बन सकती है भैया, इस साइड भी तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी थी क्यों नहीं बनती। हाँ, वो पार्टिकल्स जो वो हर एक डायरेक्शन में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हम करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हम हाइगन प्रिंसिपल को यूज करके बताएंगे I इज इक्वल टू R। ठीक है, हाँ सिंपल है, क्योंकि जो ये बना है, जो भी सेकेंडरी बना है, तो नेक्स्ट अगर उसे बनानी है तो वो उसको फिर हम प्राइमरी बोलेंगे। फिर उसके पास क्या होगा? वो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास गिवन होती है उसको क्या बोला जाता है? उसी को ही बोला जाता है भैया प्राइमरी वेव फ्रंट, और उसी के ऊपर होते हैं वेवलेट्स। उसी के ऊपर क्या होते हैं? वेवलेट्स होते हैं। क्लियर है? जस्ट अ मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए भाई नेक्स्ट, अभी यहां पे क्या होने वाला है कि आप लोगों ने ये एक सरफेस लिया जिसको नीचे की तरफ से पॉलिश कर रखा है ऐसे। अब यहाँ पे ना रेस का खेल छोड़ के वेव फ्रंट से बात कर रहे होंगे, बट रेस की हेल्प से ही बनाएंगे। जैसे कि ये एक रे आ रही है, ये दूसरी रे आ रही है। ठीक है, ये एक रे, ये दूसरी रे। ठीक है, अब यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल सेम फेस में ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसको हमने मीट कर दिया ऐसे। इसको हमने क्या कर दिया? ऐसे मीट कर दिया भाई साहब। क्लियर है? सिंपल है। यहाँ पे ये लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रही थी तो यहाँ पे एक एंगल बनाएगी R,
क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बनता है आई। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ का एंगल आई होगा ही होगा, क्योंकि रे और वेव फ्रंट में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, चलो अब ये जो लाइट वेव है जो 1 नंबर की है और जो 2 नंबर की है, ये भी तो रिफ्लेक्ट हो रही है पढ़ने के बाद। ठीक है भैया, ये अलग कलर से मैं बना देता हूँ कि एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हटाते हैं ऐसे। जस्ट अ मिनट, अभी के लिए मैं बस थोड़ा सा हटा रहा हूँ इसको, अभी के लिए हटा रहा हूँ मैं इसको, अभी थोड़ी देर में बना देंगे इसको। ठीक है, अब दोबारा से बनाते हैं। ये पार्टिकल मानते हैं हम, ये वाला मान लेते हैं, क्योंकि वो फिर सिंप्लिसिटी रहेगी हमारी। ठीक है, ये है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अगर ये आई है तो ये हमारे पास क्या होने वाला है भैया, ये पूरे का पूरा जो एंगल है ये आई होने वाला है। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली अभी हुआ क्या, देखो अब हाइगन जी ने क्या बोला था कि जो वेवलेट्स हैं वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे और उनके ऊपर फिर टेंजेंट बना देंगे। ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट हुआ हर एक डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हुआ क्योंकि रिफ्लेक्शन हो तो उसी साइड जाएगा ना, और ये वाला भी वाइब्रेट हो रहा है तो वो इस साइड है भैया ऐसे। क्योंकि हुआ क्या कि जब ये वाला पार्टिकल कहाँ पहुंचा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पॉइंट हम जो अभी बनाएंगे ये डी है। ठीक है, कि जब पार्टिकल ए वाला डी पे पहुंचा तो जो 2 नंबर का पार्टिकल बी पे है वो सी पे पहुंचा उस टाइम पे। क्लियर है, तो दोनों को हमने मीट किया, ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है, बताओ ये कौन है भैया, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्लियर हुआ। अब ये एंगल आई है, ये एंगल को हम बोलेंगे आर, इस एंगल को क्या बोलेंगे आर, क्यों, क्योंकि वही है कि नॉर्मल अगर बना के देखेंगे तो ये एंगल आर हुआ, तो कॉमन सी बात है कि नीचे वाला एंगल वो स्मॉल आर होने वाला है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो इसके बाद प्रूफ करते हैं कि आई इज इक्वल टू आर कैसे होगा। यस कर सकते हैं निखिल सिंह, कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट आप मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो। 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को देखने होंगे समझने होंगे, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। क्लियर है, जल्दी से बता दो। कौन पहले बनाया वेव फ्रंट, भाई इससे एक ही वेव फ्रंट बन रहा है ना। जब ये पार्टिकल यहां था तो ये वाइब्रेट हुआ तो ये इस साइड वाइब्रेट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर उधर ही जाएगा ना। सिमिलरली ये वाला यहां तक पहुंचा तो ये भी वाइब्रेट होगा। तो हमने क्या किया कि जो वो वाइब्रेशन हो रही है उसके ऊपर एक सरफेस बना दिया, ऐसे टेंजेंट बना दिया, तो उसी को तो वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो कि लाइट सेम मीडियम में चल के सेम मीडियम में वापस आ रही है। ठीक है, लाइट सेम मीडियम में चल के सेम मीडियम में वापस आ रही है, तो इसका मतलब अगर मैं फॉर डेल्टा टी के लिए बात करूं, फॉर टाइम डेल्टा टी के लिए बात करूं, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है, जैसे ए डी डिस्टेंस और अगर मैं बात करूं बी सी डिस्टेंस की, तो भाई वो बराबर है, क्योंकि लाइट सेम मीडियम से चल के सेम मीडियम में आ रही है। उनकी स्पीड जो है सी है या वी है, कुछ भी लगा लो, और उतने ही टाइम के लिए वो चल रही हैं, तो इसका मतलब दोनों के लिए डिस्टेंस जो वो बराबर होने वाला है भैया। बताओ, जितनी देर में ए वाला पॉइंट डी पे पहुंचा उतनी देर में बी वाला सी पे आया, सेम ही टाइम में सेम स्पीड से, तो सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्लियर, रिधि गुप्ता। ठीक है सर, पहले पहले सर कौन पहले बनाया वेव फ्रंट, ये तो बता दिया ना शायद मैंने। चलो, तो यहां पे हमें क्या पता लगा, हेयर हमें पता लगा कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो सी बी है, ठीक है, जो मतलब बी से पार्टिकल सी पे आ रहा है, वो डिस्टेंस या बी सी जो डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, ए डी के, जिसको हमने बोल दिया है कि सी डेल्टा टी के बराबर है। ठीक है ना। और साथ में देखो यार, यहाँ पे ये वेव फ्रंट जो है रेस के हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। रेस के हमेशा क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो एंगल बी जो है भैया, वो एंगल डी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है ना। और आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो बी सी है, या एक मिनट, इसको नाम ऐसे लो, बी सी मत बोलो, ये तो बराबर बोल दिया ना हमने, इसको बार बार नहीं लिखेंगे। आप बोलो कि जो ए सी है वो यहाँ पे कॉमन है। देखो ए सी कॉमन है
किन में कॉमन है? ट्रायंगल्स में। जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है? ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल ए डी सी में क्या हो रहा है? इनमें ये हो रहा है कि भाई साहब यहाँ पे ये दोनों क्या है? कॉमन है। ये दोनों क्या है? कॉमन है। एक एक एंगल उनके 90 डिग्री है, एक एक एंगल उनके 90 डिग्री है, एक एक ब्रांच उनकी बराबर है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट हुए तो भाई आई इज इक्वल टू आर हुआ। बताओ फटाफट से, आई इज इक्वल टू आर हुआ। फटाफट से एक बार बता दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे फटाफट से एक बार बताओ भाई, बताओ यार। हाँ कॉन्ग्रुएंट हुए, बिल्कुल। यस सर क्लियर है, ठीक है बेटा। तो अभी मैं इसको यहीं पे रख लूँ, कमेंट्स मेरे को यहीं से दिखते रहेंगे। बस उससे पता लग गया, आई इज इक्वल टू आर हो गया। उससे क्या हो गया? आई इज इक्वल टू आर हो गया। क्लियर है? चलो तो ये प्रूफ हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट है भैया। यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला करेंगे, रिफ्रैक्शन वाला हम यहाँ पे करने वाले। क्या करने वाले बेटा जी? यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला जो है हम यहाँ पे करने वाले, वो भी बहुत आसान है, वो भी निपटा देते हैं। चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे वेव फ्रंट और अच्छे से क्लियर होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। अरे हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। अरे 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 जस्ट अ मिनट, ये अब ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने एक सरफेस बनाया, इंटरफेस बना लिया, दो सरफेस को अलग अलग करने वाला एक इंटरफेस हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया एक नॉर्मल, ठीक है, ऐसे नॉर्मल बना लिया और एक नॉर्मल ये बना लिया, क्योंकि दो लाइट रेज आएंगे तभी तो एक वेव फ्रंट बन रहा है। तो यहाँ से आ रही है लाइट रेज ऐसे और ऐसे, ठीक है, दो लाइट रेज ऐसे आ रही। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इस मीडियम को बोला रेयर मीडियम है ये, ठीक है, और ये वाला हमारा डेंसर मीडियम है, ये मैंने बोल दिया है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये हमारा डेंसर मीडियम है। ओके, यहाँ पे इंसिडेंट रे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इनसे एक वेव फ्रंट हम बना सकते हैं। इनसे क्या बना सकते हैं? एक वेव फ्रंट बना सकते हैं। ये अगर आई है, ठीक है, ये अगर आई है। अभी ध्यान से देखना कि जब हमने बोला कि मान लो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम इनको मिला देते हैं, तो ये एंगल होगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट वेव फ्रंट इसको बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? चलो अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, अभी ध्यान से देखना। अभी क्या हुआ कि हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो है, ये जो वेवलेट है, ये सेम फेस में हर एक डायरेक्शन में आप वाइब्रेट करा दो। तो भैया मैंने इसको वाइब्रेट करा दिया, ऐसे ये वाइब्रेट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ वाला भी ये वाइब्रेट हुआ, तो ये ऐसे वाइब्रेट हो गया इतने ही डिस्टेंस पे। तो देखा गया कि ये हमें एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया है। ये हमें क्या मिल गया है? एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया है। बताओ यार फटाफट से, बताओ फटाफट से, इतनी बात समझ में आ गई होंगी, जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए। क्लियर हुआ? अरे भाई बता दो यार, ऐसे मत करो, ठीक है। ओके, यस चलो, अब ध्यान से सुनना सभी। अब नेमिंग कर लेते हैं एक बार। इसको मैंने ए पॉइंट बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोल दिया और इसको मैंने डी बोल दिया। अब रेयर मीडियम में है, मतलब मान लेते हैं एयर है, किसी भी दूसरा मीडियम में जा रही है तो वहां पे स्पीड कुछ और होगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ऊपर जो स्पीड है इस मीडियम में, सी जो है स्पीड इन रेयर, ये बोल देता हूँ सी द स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इस मीडियम में जो डेंसर मीडियम है वो v है, v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर, ये हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि म्यू जो है वो c बाय में v हो, या फिर आप बोलो कि साइन i बाय में साइन r, यही हो सकता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या है कि साइन i हमें निकालना होगा। पहला स्टेप हमारा यही है कि हमें साइन i निकालना होगा। साइन i कहाँ से निकलेगा, ट्रायंगल ए बी डी में से। भाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, बी डी, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, तो बी डी अपॉन में ए डी। सिमिलरली साइन आर अगर मैं लिखूं, एंगल आर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट से है क्या, हाँ बेटा, क्योंकि देखो ये जो लाइट रेज आ रही है रेयर टू डेंसर टू टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हुई, तो यहाँ पे एंगल आर हुआ ना, तो ये 90 माइनस आर हुआ, तो कॉमन सी बात है कि ये कितना होगा, आर ही होगा ना। समझ आया। क्लियर है बेटा, जल्दी से एक बार बता दीजिए, वॉल्यूम ठीक आ रहा है क्या। क्लियर है बेटा, जल्दी से एक बार बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी साइनर निकालते बेटा। साइनर कैसे निकलेगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो मतलब ए सी नीचे वाले में है वो, ए सी डी वाले में है वो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन है, ए डी है, फिर से ए डी है भैया। क्लियर है, चलो अभी अगर मैं म्यू निकालूं तो म्यू क्या होगा, म्यू क्या होगा, म्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से एक बार, फटाफट से एक बार, फटाफट से बता दो, जल्दी से बताओ म्यू क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट मीडियम में जो डिस्टेंस है बी डी जो कवर हो रहा है, अगर मैं उसकी वैल्यू लिखना चाहूँ, मान लो सेम टाइम डेल्टा टी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सेम टाइम डेल्टा टी में बी से वेवलेट डी पे आ रहा है और ए से सी पे जा रहा है दूसरे मीडियम में। ठीक है, ए से जा रहा है डी उस मीडियम में सी पे। ठीक है, तो बी डी कितना होगा, तो मैं क्या उसको सी डेल्टा टी लिख सकता हूँ। सिमिलरली ए सी को मैं क्या वी डेल्टा टी लिख सकता हूँ, क्योंकि यार मुझे दोनों की वेलोसिटी पता है और टाइम मैंने कॉमन मान लिया है। हो गया, तो अभी क्या करो, साइन आई बाई में साइन आर करो, तो क्या होगा, बी डी अपॉन में ए डी, और यहाँ पे आएगा ए सी अपॉन में ए डी, ऊपर चला गया, ये इससे कट, ये इससे कट, बचा कौन, बी डी अपॉन में ए सी। बी डी की वैल्यू कितनी है, सी डेल्टा टी, ए सी की वैल्यू कितनी है, वी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो सी बाई वी आ गया जो कि म्यू होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो प्रूफ तो हो गया भाई, येस और नो, फटाफट से बताओ, जल्दी से बता दो, फटाफट से बताओ जल्दी से, फिर इंटरफेरेंस समझाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। इंटरफेरेंस समझाऊंगा, वाई डी एस सी की तो वैसे ही वो नहीं है डेरिवेशन, बट करवा मैं पूरी दूंगा तुम्हें, डोंट वरी। ठीक है, चलो अभी हम करने वाले हैं बेटा जी, अभी हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करने वाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या कि मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है पॉइंट पी पे, एक सोर्स है S1 लाइट का, एक सोर्स है S2 लाइट का, दोनों से वेव निकल रही है, वाइब्रेशन निकल रही है। ठीक है, दोनों से वाइब्रेशन निकल रही है भैया, ऐसे। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ कि S1 गया, उसको उसने डिस्प्लेस करवाया, उसकी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे फेंका। सिमिलरली S2 गया, उसने उसको ऊपर नीचे फेंका। ठीक है, उसको क्या करा, ऊपर नीचे फेंका। क्लियर है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसको कैसे लिखेंगे, y1 प्लस y2 से लिखने वाले हैं। किससे लिखने वाले बेटा, y1 प्लस y2 से लिखने वाले। अगर क्लास 11th पढ़ी है, उसमें वेव्स पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि वेव की इक्वेशन लिख सकते हो आप, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से आप लोग लिख सकते हैं।
यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं S1 और S2, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको x1 कर देता हूँ। सिमिलरली y2 के लिए मैं क्या कर दूंगा, a2 साइन kx2 माइनस ओमेगा टी कर दूंगा। बताओ फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत। सुपरपोजिशन क्या है कि एक नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देना। सुपरपोजिशन का मतलब है कि नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देना भाई साहब। मुझे लग रहा है कि यहां वाली जो चीज है ये, अरे जस्ट अ मिनट, ये वाला मुझे यहाँ से हटाना होगा क्योंकि वो लोगों के नीचे आ रहा है। जस्ट अ मिनट यार, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y1 इज इक्वल टू a1, क्योंकि एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है भैया, kx1 माइनस ओमेगा टी। y2 इज इक्वल टू a2 साइन kx2 माइनस ओमेगा टी। क्लियर है ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। बताइए जल्दी से, ठीक है। सुपरपोजिशन के बाद आप लोगों को पढ़ना होता है कि कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस में हमें ये चीज़ें बड़े काम की होती हैं, मिलती हैं। कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। इसके बाद मैं तुम्हें पूरा इंटरफेरेंस समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में कि इंटरफेरेंस में क्या होता है। क्लियर है। देखो ये लाइट वेव्स क्या है, मतलब एक सोर्स है लाइट का, या कहीं से भी लाइट आ रही है, दो दो जगह से लाइट आ रही है, वो सेम वेवलेंथ की हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम फेस में हो, या सेम फेस में ना हो कि उनके बीच में कांस्टेंट फेस डिफरेंस हो, उसे बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, ठीक है, कॉमा सेम फ्रीक्वेंसी। याद रख लेना, बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, ये पूछ लिया जाएगा तुमसे। ठीक है, तो जो लाइट आ रही हो कहाँ से, जिनकी वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, एंड इन सेम फेस और having a constant phase difference, yes, constant phase difference, okay, is called as coherent sources। इतना समझ में आया। क्लियर है बेटा, जल्दी से बता दो। चलो, एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में, फेस के बीच में भी और पार्ट डिफरेंस के बीच में भी, वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक बात मैं तुम्हें पार्ट डिफरेंस समझाता हूँ, इन एक्चुअल होता है क्या। जैसे कि एक वेव हमने बनाई, ये एक वेव हमने बनाई है, ठीक है। एक वेव ना यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से जो पूरी वेवलेंथ है ये है लैम्डा, जो है ये इसका वेवलेंथ है। अब ये यहाँ से शुरू हो रही है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक फेस पाथ डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई 2 का। क्या आ गया, लैम्डा बाई 2 का एक पाथ डिफरेंस आ गया। मतलब फेस डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो वो कितना भैया, अगर मैं फेस डिफरेंस की बात करूँ तो वो कितना, देखो ये 0 होता है, ये फिर पाई होता है, ये 2 पाई होता है, तो यहाँ पे कितना है 0 और ये 2 पाई, ऐसे ही है ना। तो इसका और इसके बीच में, दोनों के बीच में कितना फेस डिफरेंस आ रहा है, पाई का डिफरेंस आ रहा है भैया। बताओ, पाई रेडियन का डिफरेंस आ रहा है, बताइए यार जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो एक रिलेशन कर लेते हैं, रिलेशन, एक मिनट में माइक आगे कर लूँ अगर साउंड सही नहीं आ रही है तो। ठीक है, रिलेशन किस किस के बीच में करेंगे, बिटवीन फेस डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चल, अब इसका एक करते हैं भैया रिलेशन। अभी एक सिंपल सी बात है यार, हमने जो पहली एक इक्वेशंस लिखी थी y1 हमने लिखा था, जो कि क्या था a1 साइन
के एक्स वन माइनस ओमेगा टी लिखा था, y2 हमने लिखा था a2 साइन के एक्स टू माइनस ओमेगा टी हमने लिखा था। दोनों का फेस डिफरेंस करते हैं। मान लो के एक्स टू माइनस ओमेगा टी, ये एक फेस है, माइनस करेंगे दूसरे वाला ऊपर वाला, तो के एक्स वन माइनस ओमेगा टी, तो फाई इज इक्वल टू कितना आया, के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस ओमेगा टी, तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, के एक्स टू माइनस एक्स वन आ रही है। और के क्या होता है बेटा, वेव नंबर 2π/λ, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू हुआ 2π/λ। और ये बेसिक जो आप लोगों को आना चाहिए, ये बेसिक जो आप लोगों को आना चाहिए भाई साहब। क्लियर है? जल्दी से एक बार बात बता दो फटाफट से भी। ये बेसिक आप लोगों को आना चाहिए कि ये जो के आया 2π/λ कैसे आया, ये भाई क्लास 11 से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। हो गया? बता दो यार जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पूरे का पूरा मतलब जो कंडीशंस होती हैं, कहाँ पे ब्राइटनेस होगी, कहाँ पे मतलब डार्कनेस होगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी दो जैसे हमने सोर्स लिए थे, एक S1 लिया था, एक S2 लिया था। एक से हमने लिखा था A1 साइन ओमेगा कुछ ऐसे लिखा था ना, मतलब A1 साइन कुछ लिखा था, दूसरे में A2 लिखा था। तो मतलब वो क्या कर रही हैं भैया, जो सोर्स है मान लो उसकी जो लाइट का एम्पलीट्यूड है वो A1 है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, A2 है दूसरे का, तो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो भाई तुम्हें इतना तो पता ही है, अगर दोनों के बीच में कोई ना कोई एक फेज डिफरेंस हो, कोई ना कोई एक फेज डिफरेंस हो, ठीक है, एक इधर जा रहा है A1, एक इधर जा रहा है, तो अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो भैया, रिजल्टेंट निकाल सकते हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तुम लोग यहाँ पे निकाल सकते हो, यस और नो। कैसे? अरे भाई वेक्टर फॉर्म यूज करी होगी, फटाफट से बताओ जल्दी से। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट आ जाएगा, ये हमारा एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट होगा, ये होगा ए। क्लियर है बेटा? बताया तो है कि के की जो वैल्यू है वो 11th में हमने पढ़ी थी, वेव नंबर 2π/λ, ये याद रखना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है, नहीं तो पूरी फिर क्लास 11th का वेव टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। बताओ आगे बढ़े। जस्ट अ मिनट, मैं हीटर बंद कर दूं यार। बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो भैया एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। हेलो नयन, जय हिंद। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई लिख सकते हैं। बताओ यार जल्दी से। और जो इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, ये याद रखना। मतलब आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। मतलब अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन जो मैंने ये लिखी है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 cos फाई वाली, तो मैं इसका अगर SBS कर दूं दोनों साइड, इसका अगर मैं SBS कर दूं दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे मिला A स्क्वायर, यहाँ पे मिला A1 स्क्वायर, यहाँ पे मिला A2 स्क्वायर, यहाँ पे मिला 2A1 A2 cos फाई मिला मेरे को। क्लियर है? तो अभी ए क्या हुआ, ए स्क्वायर क्या हुआ भैया, देखो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन तुम्हें पता है, तो यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया, कोई बात नहीं बेटा, प्लस 2। और देखो अगर मुझे A1 चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर भाई अगर मुझे यहाँ से A चाहिए तो मैं अंडर रूट आई लिखूंगा ना, देखो यही तो है, तो वही क्या है यहाँ पे अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। तो ये वाला रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा काम का है, ठीक है, और ये वाला रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा काम का है। फटाफट से एक बार बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इसके ऊपर बेस्ड अभी हम मैक्सिमम मिनिमम समझने वाले हैं। बताओ भाई क्या समझने वाले हैं, इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम समझने वाले हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो चलता है, अगर वॉचिंग कम है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि क्वालिटी में मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे
मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी, उसको एक बार से हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर इंटरफेरेंस समझेंगे और फिर टाइप्स समझेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, वो सब हम समझने वाले हैं। ठीक है, मतलब दो वेव्स जब मिल रही हैं तो कहाँ पे इंटेंसिटी कम आएगी, कहाँ पे ज़्यादा आएगी, अब वो देखने वाले हैं। तो जैसे हमने लिखा I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 कोस फाई है। ठीक है, यही है, इतना समझ में आया। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है भैया, ध्यान से देखना, मैक्सिमम कब हो सकता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब हो सकती है, या फिर बोलो मैक्सिमा कब हो सकती है। एक मिनट में ना एक लाइन लगा दूं यहाँ पे, एक लाइन हम यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। आगे बढ़े, चलो अब ध्यान से सुनना भाई, मैक्सिमम कब हो सकती है। देखो ऊपर की जो इक्वेशन हमने लिखी है उसमें कोस दिया हुआ है, तो वो कोस फाई की वैल्यू अगर भाई साहब 1 है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम हो सकती है आई। ठीक है, और ये 1 कब हो सकता है, जब फाई की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब 2n पाई हो, और n की वैल्यू कितनी हो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलती रहेगी। क्लियर है, बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ बेटा, 3-4 दिन से है, दैट्स वाई मैं चैनल पे भी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बट यहाँ पे थोड़ी सी मजबूरी है कि क्लास लेनी होगी। जल्दी से बताओ, बस ये वन शॉट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ये आज, थोड़ा सा रहता है क्योंकि इसके बाद इंटरफेरेंस समझेंगे, आसान है, और वाईडीएससी में डेरिवेशन नहीं है, डिफ्रैक्शन समझेंगे। ठीक है, तो 0 पे हो सकता है, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, मतलब 2n पाई, मतलब फेस डिफरेंस को आप 2n पाई बोल सकते हो, 2n पाई होना चाहिए अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो। ठीक है, और तुम्हें एक रिलेशन पता है पाई के बीच में और पाथ डिफरेंस के बीच में, वो कितना था, कुछ ऐसे था, अभी लास्ट स्लाइड पे, लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे हम निकाल के आए हैं। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल दूँ तो वो बनेगा फाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो फाई की वैल्यू कितनी है भैया, 2n पाई है, और ये हुआ लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बना आप लोगों के पास n लैम्डा। मतलब मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, और फेज डिफरेंस भाई साहब ये होना चाहिए। बताओ, और यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, समझ आया। तो आई को फिर हम मैक्सिमम के केस में कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस cos 0 अगर 1 कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 अंडर रूट में I1 I2 बचेगा। तो आई मैक्स को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट में I1 प्लस में अंडर रूट में I2 उनका होल स्क्वायर। क्लियर है, बताओ यार फटाफट से। चलो आगे बढ़े। ओके बेटा, ठीक है, अभी इसी तरीके से अगर मैं मिनिमम की बात करूं, इसी तरीके से अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, मिनिमम की अगर मैं बात करूं, तो मिनिमम के केस में क्या होने वाला है, cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, यस और नो। अब ये माइनस कब कब होगा, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, पाई हो। ठीक है, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, 9 पाई हो, इसका मतलब फेस की वैल्यू 2n-1 पाई हो, और n की वैल्यू 1 से शुरू करो। ठीक है, अगर आप जीरो करना चाहते हो तो 2n+1 लिखना, अगर आप जीरो करना चाहते हो n की वैल्यू शुरू, तो 2n+1 करना आप लोग फिर। क्लियर है, तो डेल्टा एक्स उस टाइम पे कितना होने वाला है, ये रहा रिलेशन, ये वाला रिलेशन यूज कर लो। तो डेल्टा एक्स फाई की वैल्यू कितनी है भैया, 2n-1 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट चुका है, तो 2n-1 लैम्डा बाय 2। क्लियर है, और n की वैल्यू वही
+-1 +-2 +-3 ऐसे शुरू कर सकते हैं, कह सकते हैं। क्लियर है? तो इसका डेल्टा एक्स पता लग गया, इसका फाई पता लग गया। ठीक है, तो आई मिनिमम कैसे होने वाला है? आई मिनिमम कैसे होने वाला है? देखो I1 माइनस में I2 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यों? क्योंकि cos की जो वैल्यू है फाई की वो -1 रख रहे हैं। फॉर्मूला बन रहा है क्या? फॉर्मूला बन रहा है I1 + I2 -2 अंडर रूट में I1 I2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमा की बता दिया मैंने कि कब मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, कब मिनिमम इंटेंसिटी होती है। क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट से। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इंटरफेरेंस समझाता हूँ कि एक्चुअल में इंटरफेरेंस है क्या। एक्चुअल में इंटरफेरेंस है क्या वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, व्हाट इज इंटरफेरेंस? व्हाट इज इंटरफेरेंस? ओके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। ओके, चलो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव इसको निपटाते हैं अभी। देखो यार, सिंपल सी बात है कि पहले हमें समझना होगा कि इंटरफेरेंस है क्या, हो क्या रहा है। तो देखो, व्हेन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली, एक मिनट यहाँ पे ना लोगो आ जाएगा। हाँ, वेव्स ऑफ एग्जैक्टली किसकी भैया? सेम फ्रीक्वेंसी की। एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल्स इन ए मीडियम। भाई जब टू वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी के ट्रैवल कर रही हैं किसी मीडियम में और इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो क्या होता है? देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, ये जो पूरा सुपरपोजिशन मैंने बताया वो ये होता है। एक वेव आ रही है, दूसरी वेव आ रही है, तो वो क्या कर रही है? दोनों का सुपरपोजिशन हो जाएगा, मिल जाएंगे, एक नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास। ठीक है, साइमल्टेनियसली देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन क्या होने वाला है? कुछ जगह पे एट सम पॉइंट, और वो पॉइंट कौन कौन से होंगे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। एट सम पॉइंट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो सांस फूल रही है, ठीक है, मैनेज करना, कभी बोलोगी सर आवाज निकाल रहे ऐसी हो। चलो, एट सम पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ठीक है, वाइल एट सम अदर मिनिमम होगी। इंटेंसिटी इज मिनिमम। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। इस फिनोमिना को बोला जाता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, समझ आया? दोबारा से बता रहा हूं, दो वेव्स आ रही, वो एक जगह पे जाके क्या हो रही है भैया? मिल रही हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ आ रही थी, सेम फ्रीक्वेंसी की है, और एक पॉइंट पे आके वो मिल गई है, मिक्सिंग हो गई है। तो जब उनकी मिक्सिंग हुई, अब इसका मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, हाँ, उनके ऊपर भी होंगे ना बेटा, सेकेंडरी जो वेव्स बन रही हैं, वेवफ्रंट बन रहे हैं, उनके ऊपर भी वेवलेट्स होंगे, और फिर वो क्या बन जाएंगे? फिर वो सोर्स ऑफ सेकेंडरी बनेंगे। उस टाइम पे उनको फिर प्राइमरी बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुन लो यार, होता क्या है यार, ध्यान से सुनना, कुछ ज़्यादा ही सांस फूल रही है। होगा क्या कि भैया जब लाइट मिक्स हो रही है, वेव्स जब मिक्स हो रही है, तो कहीं पे प्लस प्लस मिल रहे हैं, कहीं पे प्लस माइनस मिल रहे हैं, तो कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक है, तो ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो आप लोगों को याद करनी ही पड़ेंगी। कंडीशंस, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती है, न्यूमेरिकल में बड़ी काम आएगी।
एक तो यही कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो सेम होता है भैया, एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, दोनों का। उसके बाद सोर्स कैसे होने चाहिए भैया, सोर्सेज टू बी कोहरेंट, और कोहरेंट कौन से होते हैं वो मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड पे बताया था, ठीक है, ओके। साथ में कैपिटल डी बहुत बड़ा हो स्मॉल डी से। अब ये कैपिटल डी स्मॉल डी क्या है, देखो हम ऐसे क्या करेंगे कि ऐसे एक स्क्रीन लेंगे और इसमें दो होल्स लगा देंगे ऐसे छोटे छोटे, ये S1 है और ये एक S2 है, यहाँ पीछे एक मेन सोर्स है S, इससे लाइट आ रही है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिसको बोलते हैं, सिंगल वेवलेंथ वाला सोर्स, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ वाला सोर्स है, ठीक है। अब इसके बाद देखो S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है स्मॉल डी। अब यहाँ से लाइट जब निकल के मिक्स होगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे, हाँ बेटा 2 बजे है, ऐप के ऊपर है क्लास, ठीक है, एटम्स के PYQ करवा रहा हूँ मैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, तो ये वाला है भैया स्मॉल डी और कैपिटल डी का रिलेशन। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। हेलो उल्फत जैन, बस बेटा इतना भी क्या रेस्ट लेना, अभी तो 1.5 घंटा ही हुआ है पढ़ाते हुए। अभी इंटरफेरेंस समझते हैं और फिर उसके बाद क्या है YDSC, YDSC में हमें करना ही क्या है, YDSC में सिर्फ कंडीशन देखनी है, बाकी सारी चीज़ें तो उसमें डिलीटेड है, ठीक है, और लास्ट में एक डिफ्रैक्शन है वो भी ऊपर ऊपर से देखना है, तो बस वही आधे घंटे या 20 मिनट की बात है, पूरा हो जाएगा, सो डोंट वरी। हाँ ऐप पे है बेटा, और 2 बजे है वो, शायद मेरे ख्याल से 2 बजे है वो क्लास, ठीक है। चलो अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े, चलो अभी तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस देखने वाले हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। देखो यार, इसको आप मैक्सिमम बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो, देखो जैसे कि एक वेवलेंथ आपने ये ली, मतलब एक वेव ली, ऐसे है ये, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी आपने वेवलेंथ ली, ये y2 डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है, तो नेट जो रिजल्टेंट आया y वो क्या होगा, वो थोड़ा ज़्यादा का होगा, क्यों, थोड़ा ज़्यादा का होने वाला है, क्यों होने वाला है, रुको, ऐसे क्यों होने वाला है, क्योंकि भाई साहब ये होता है क्रेस्ट, ये होता है ट्रफ, नेगेटिव वाला साइड जो होती है वो ट्रफ होती है, तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, प्लस को प्लस मिलता है, माइनस को माइनस मिलता है, ठीक है, जिस चीज़ में जो वैल्यू है उसी चीज़ में वो वैल्यू ऐड हो रही है, सेम को सेम मिल रहा है, तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो टोटल ज़्यादा आ रहा है, रिजल्टेंट क्या आ रहा है भैया, ज़्यादा आ रहा है, क्लियर। शायद फिर वो नीट में होगी अर्पणा, वो नीट में होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल देखें एम्पलीट्यूड जो है भैया, एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे ये मैक्सिमा का केस है, ये मैक्सिमा का केस आप बोल सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है बेटा, अरे ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होने वाला है, इसमें होगा कि मान लो ये एक वेव है y1 वाली, ठीक है, ये है y2 वाली, ये है y2 वाली, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, देखो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, एक को प्लस मिल रहा है एक को माइनस मिल रहा है, तो ओवरऑल जो नेट रिजल्टेंट आने वाला वो पहले वाली से कम आने वाला है, इससे कम आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्लियर है। हाँ नीट पे कर रहा है शायद फिर, बेटा इनकी डेरिवेशन नहीं है, जो मैंने पीछे करवाया अभी वो सारे का सारा है, इनकी डेरिवेशन नहीं है, बट जो मैंने पीछे करवाया अभी वो सारे का सारा है, ठीक है। हाँ डेट शीट तो आई गई है बेटा, क्या ही बातें कर रहे हो,
तो यहाँ पे ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है, नेट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। ठीक है, चलो समझ आया इतना। अब मैं YDS से समझा देता हूँ, ऊपर ऊपर से बात करेंगे क्योंकि पूरे की पूरी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में नहीं है, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। क्लियर है? चलो, तो अभी पढ़ने वाले हैं YDSC और इसके बाद करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिफ्रैक्शन, फिर खत्म। व्हाट इज YDSC? YDSC इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSC इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट का मतलब क्या है? आपने एक ऐसे एक मान लो कोई एक गत्ता सा ले लिया, पूरा एक प्लेन पेज ले लिया। ठीक है, जैसे कि हमने ये एक प्लेन पेज ले लिया, ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऐसे ऐसे लाइन लगा देते हैं। तो ये जो लाइन हमने लगाई ब्लेड से, कटर से, तो वो ये होल है। ठीक है, तो ये S1 नाम दिया है, इसको नाम S2 दिया। यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये है S मेन सोर्स है, सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स। चले आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े क्या? चलो, अभी ये तो हो गई भाई स्लिट्स, स्लिट्स के बीच का डिफरेंस हो गया कितना, D, स्मॉल d यहाँ से हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रहे हैं जिसके ऊपर हमें पूरे का पूरा पैटर्न दिखने वाला है। अब ये है सोर्स, सोर्स के सामने हमने ऐसे एक डॉटेड लाइन लगा दी कि यहाँ से लाइट तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, तो ये बीच वाला पार्ट हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बोल सकते हैं। ठीक है, बट हम एक एग्जांपल लेते हैं कि S1 से जो लाइट निकली वो एक पॉइंट P1 पे जाके मिली। हमने मान लिया कि S1 से जो लाइट निकली वो P पे जाके मिली। सिमिलरली S2 से जो लाइट निकली वो P पे जाके मिली। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं इसका सेंटर लूँ, इन दोनों सोर्सेज के बीच का सेंटर लूँ, तो यहाँ से भी एक लाइन में ऐसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को देखनी है कि यहाँ पे स्मॉल d इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D। स्मॉल d का मतलब S1 S2 बिल्कुल ही पास है। स्मॉल d का मतलब है कि S1 S2 बिल्कुल ही पास है भैया। हाँ, ओनली फॉर्मूला याद करना, बट एक बार सुन लो। ओनली फॉर्मूला याद करना, बट एक बार सुन लो बेटा, सुन लो। ठीक है, कि भैया ये बिल्कुल पास है। पास है तो इसका मतलब ये होगा कि S1 और S2 से जो रेज निकल रही है, S1 से जो रे निकली, S2 से जो रे निकली, वो मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है। क्लियर? अभी ध्यान से देखना कि एक जो वेव है S1 से वो P पे पहुंच रही है, S2 से P पे पहुंच रही है, दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ रहा है। ये वाला पाथ डिफरेंस आ रहा है। कौन सा है पाथ डिफरेंस? ये है भैया एक पाथ डिफरेंस। ये है भैया एक पाथ डिफरेंस। क्लियर है? जिसको मैंने डेल्टा एक्स का नाम दिया। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा। मैं सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, समझ आई इतनी बातें? क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ये रहा एंगल जिसको हमने थीटा बोला है, ये रहा एंगल जिसको हमने क्या बोला बेटा, थीटा बोला है। अगर थीटा है तो थीटा के सामने इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कौन होगा, स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा अगर मैं निकालता हूँ, साइन थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है, डेल्टा एक्स। हाइपोटेन्यूस कौन है, S1 S2 का डिस्टेंस जो कि स्मॉल डी है। तो ये हुआ D साइन थीटा। ये याद रखना है,
ये याद रखना है। क्लियर है? ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ें जो आप लोगों को याद रखनी है। और क्या था कि मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, ये हम पढ़ के आए अभी कि मैक्सिमा और मिनिमा कब होने वाला है। हाँ जी, मैक्सिमा और मिनिमा कब होने वाला है ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं। मैक्सिमा जब होगा जब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो, एन लैम्डा हो, है ना? ओके, क्लियर है? और मिनिमा कब होगा जब डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाई 2 हो। यही था। तो डेल्टा एक्स अभी हम निकाल के आए हैं, कितना है वो है डी साइन थीटा है। तो यहां से अब साइन थीटा अगर मैं देखूं तो वो फाइंड आउट कर लो। अब जैसे अगर मैं पिछली स्लाइड पे अगर जाता हूं, अरे यार पूरी की पूरी रब हो गई है, पूरी की पूरी रब हो गई वो। चलो कोई बात नहीं, तुम याद रख लो यार कि डेल्टा एक्स कितना है, एन लैम्डा है। डेल्टा एक्स कितना है, एन लैम्डा है। और हमने रिलेशन निकाल लिया था, वहां पे था डी साइन थीटा। तो बाकी उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता। हमें क्या होता है कि जो S1 S2 है, देखो मैं एक थोड़ा सा रफ बना देता हूँ। ये S1 है, ये S2 है, यहाँ से ये ऐसे सेंटर है। तो इस सेंटर से जहाँ पे पॉइंट P पे जा रहे हैं वो होगी हमारी पोजीशन, Y बता रहा है, वो पोजीशन बता रहा है। क्लियर है? समझ आया? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन लैम्डा इज इक्वल टू डी, डी में उसके बाद साइन थीटा है। साइन थीटा को आप ले लो भाई, कितना कंसिडर करोगे जल्दी से। साइन थीटा को आप कितना कंसिडर कर सकते हो, वाई बाय कैपिटल डी लिख सकते हो, वाई बाय कैपिटल डी। नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ पे हम एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा को आप टेन थीटा बोल सकते हो। तो दैट्स वाई परपेंडिकुलर बाय में बेस आ रहा है, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर इज वाई, बेस कितना डी। तो दैट्स वाई ये रिलेशन आया। यहां से हमें ये रिलेशन याद करना है कि भाई पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या है, वो ये है। बस ये याद करना है तुम्हें, और कुछ भी तुम्हें याद नहीं करना है। क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली मिनिमा में देखो, मिनिमा में क्या होगा भैया, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 2n-1 है, लैम्डा बाई में 2, और ये हो गया डी साइन थीटा। वही साइन थीटा जो है भैया किसके बराबर होगा, टेन थीटा के, क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हैं बेटा। ठीक है? तो दैट्स वाई आप लोग यहाँ पे लिखोगे 2n-1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू वाई बाई कैपिटल डी स्मॉल डी यहाँ पे। तो फिर से वही पोजीशन निकाल लेंगे nth डार्क की, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ गया। तो ये याद रख लेना। बताओ किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बता दो भाई, फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से। हो गया? क्लियर है? आप इस थीटा को डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, आप इस थीटा को डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो। आप इस थीटा को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, वाई बाई डी, बात ही खत्म हुई। ओके, एक फॉर्मूला याद कर लेना, एक रिजल्टेंट याद कर लेना कि जब इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों सोर्स से निकलने वाली सेम हो, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, तो फॉर्मूला हमें लिखना होगा 4I0 cos स्क्वेयर 5/2 लिखना होगा। ठीक है? ये बड़े काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। वाई बेटा पोजीशन, पोजीशन है कि सेंटर से ओरिजिन जो मतलब कॉमन जो लाइन हमने ली है उससे कितनी पोजीशन पे हमारा ब्राइट बन रहा है, कितनी पोजीशन पे हमारा डार्क बन रहा है, वो है वाई। क्लियर? जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एक ग्राफ तुमसे पूछ सकता, क्योंकि डेरिवेशन तो नहीं है, पर ग्राफ तो बना ही सकता ना। तो एक प्लॉट है, किस किस का, प्लॉट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, एक मिनट रुको, चलो, लाइट इंटेंसिटी वर्सेस किसका है भैया, ये किसका, पार्ट डिफरेंस का। जो पार्ट डिफरेंस हमने लिया था जो कि कितना था, डेल्टा एक्स, जिसको हमने डी साइन थीटा बोला था। ठीक है? उनके बीच का एक रिलेशन हम देखने वाले हैं। तो देखो, इस पे हमने बोला कि यहाँ पे इंटेंसिटी है, जिसको आई से शो कर रहा हूं। इस एक्सिस पे हमने पार्ट डिफरेंस बोला। ठीक है? डी साइन थीटा बोल दो या तो। ठीक है? इधर भी और इधर भी। अब तुम्हें पता है यार कि मैक्सिमा तुम्हें कहाँ मिला था, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। पहला चाहिए तो एन की वैल्यू 1 करेंगे। ठीक है? मतलब
लैम्डा 2 लैम्डा, है ना, इन पे हमें मैक्सिमम मिल रहा था, बट मिनिमा कहाँ मिल रहा था, लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा मिल रहा था। तो लैम्डा बाई 2 तो कहीं ना कहीं इनके बीच में यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा बाई 2, ऐसे ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लैम्डा बाई 2 माइनस में यहाँ पे लैम्डा 1.5 लैम्डा, मतलब 3/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, और यहाँ पे 2 लैम्डा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो मिनिमा कहाँ रहेगा, मिनिमा भाई यहाँ पे रहेगा, ऐसे बनाओ ऐसे। मैक्सिमा कहाँ रहेगा, लैम्डा पे मैक्सिमा रहेगा, फिर मिनिमा यहाँ पे रहेगा, फिर मैक्सिमा रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ मैक्सिमा रहेगा, यहाँ मिनिमा रहेगा, यहाँ मैक्सिमा रहेगा, और ये मिनिमा रहेगा। बताओ, इंटेंसिटी इक्वल रहेगी, इंटेंसिटी इक्वल रहेगी, इनकी जो ये फ्रिंज विड्थ है वो भी बराबर रहेगी, फ्रिंज विड्थ भी सेम रहने वाली है, फ्रिंज विड्थ भी सेम रहने वाली है बेटा, ठीक है। फटाफट से एक बार बता दीजिए सब बच्चे, क्लियर है। फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला होगा जो आप लोगों को याद कर लेना, बीटा से इसको शो करेंगे, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये है, फ्रिंज विड्थ, डेरिवेशन नहीं है बट फिर भी आप लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाता है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस टॉपिक का है वो क्या है भैया, वो है I1 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, ये तो तुम्हें पता ही है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यार विड्थ ऑफ स्लिट का, विड्थ ऑफ स्लिट का। सिमिलरली दूसरे के लिए लिखना है तो नीचे करके लिख सकते हो, रेशो आप लोगों को ये याद कर लेना है एक तरीके से, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए अगर न्यूमेरिकल अच्छे करने हैं। बेटा ये फ्रिंज विड्थ है, ये है देखो फ्रिंज विड्थ, ये कि डार्क बना है या क्या बना है, ब्राइट बना है, तो उसकी कितनी चौड़ाई है वो है, समझ आया पीयूष नौतियाल, जल्दी से बता दो फटाफट से, फिर हम डिफ्रैक्शन करेंगे, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, उसको करने वाले हैं और निपटा देंगे फिर इसको सारे को, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करें फिर, डिफ्रैक्शन समझे, चलो डिफ्रैक्शन समझते हैं। चलिए बेटा, तो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन क्या है भैया, ध्यान से सुनना। आपने लाइट पास कराई, जैसे कि हमने क्या किया, ये एक सोर्स लिया, हमने यहाँ पे एक सोर्स लिया, कोई भी ऐसे सोर्स ले लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे ये सोर्स हमने लिया, बीच में मैंने क्या किया कि एक रुकावट वाला रास्ता डाल दिया। अरे एक मिनट यार, ये क्या हुआ, बीच में मैंने एक रुकावट वाला, रुको यार दोबारा से बनाते हैं, बीच में मैंने एक रुकावट डाल दी ऐसे, ये एक रुकावट डाल दी, ठीक है, जिसको मैं पेंट कर देता हूँ ऐसे, ये रुकावट है, मतलब लाइट सोर्स के बीच में एक रुकावट आ गई है, ठीक है, लाइट सोर्स के बीच में एक रुकावट आ गई है, ओके, जिसको हम बोलते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हो गया, चलो अब इसके बाद देखो यार, अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने स्क्रीन बनाई थी, ये हमने एक स्क्रीन बनाई यहाँ, ठीक है, ये क्या है, स्क्रीन है। तुम्हारे अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि भाई इतना पोर्शन जो है, ये इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन ये नीचे नीचे का, इससे नीचे नीचे का जो पोर्शन है, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जानी चाहिए, और यहाँ पे फुल लाइट होगी जिसको हम बोलेंगे इल्यूमिनेटेड रीजन, जहाँ पे फुल लाइट होगी वो इल्यूमिनेटेड रीजन बोलेंगे, है ना, यस और नो। और ये कौन है, ये स्क्रीन है, कौन सी स्क्रीन है, व्यूइंग स्क्रीन है, ठीक है, कौन सी स्क्रीन है बेटा, व्यूइंग स्क्रीन है, क्लियर है इतनी बातें बेटा। वो विड्थ है, स्लिट की विड्थ है, वो जिस होल में से आ रही है, जिस होल में से लाइट आ रही है वो है अर्पणा, W1 W2। अब देखो यार ध्यान से, अब ये नीचे का जो पोर्शन है, ये जो नीचे का पोर्शन है जहां पे लाइट नहीं पहुंचनी थी, वो बोलते हैं हम शैडो रीजन,
क्या बोलते हैं उसको, शैडो रीजन बोलते हैं। लेकिन यही तो डिफ्रैक्शन है, यही तो डिफ्रैक्शन है कि भैया लाइट इससे ऊपर वाले पोर्शन में तो थी, लेकिन इस पोर्शन में भी बहुत सारी लाइट थी। वो कैसी थी, इसको जूम करके मैं दिखाता हूं तुम्हें। इस पोर्शन को ना मैं जूम कर लेता हूं, इस पोर्शन को जूम कर लेता हूं, ठीक है। नहीं बेटा, डब्ल्यू अलग चीज है, वो स्लिट की नहीं है। मतलब डब्ल्यू ही स्लिट की है। फ्रिंज विड्थ तो वो है ना जब वहां से लाइट निकलने के बाद मिक्स हो रही है, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, इस पोर्शन को मैंने जूम किया, इसमें देखा गया कि इतने पोर्शन में तो अंधेरा ही अंधेरा है, इतने पोर्शन में क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है, शेडो है यहाँ पे, ठीक है। इतने पोर्शन में क्या थी, शेडो थी। लेकिन उससे ऊपर एक जादू दिखा कि यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज दिखी, ठीक है। क्या दिखी, एक ब्राइट फ्रिंज, फिर थोड़ा सा डार्क दिखा, फिर थोड़ा सा क्या दिखा, डार्क दिखा, फिर से एक ब्राइट फ्रिंज दिखी, फिर क्या दिखा, एक डार्क दिखा, ठीक है। फिर से एक ब्राइट फ्रिंज दिखी, फिर से एक डार्क दिखा, ऐसे हल्का सा डार्क दिखा, फिर ब्राइट दिखी, क्योंकि वो ऊपर वाले की तरफ बढ़ रही है, फिर ब्राइट की जो है चीज बड़ी होती जा रही है। तो ये है भैया, यहां पे क्या मिला, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज मिली, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज हमें मिली, ठीक है। मतलब जो शैडो रीजन है उसमें भी हमें अल्टरनेट कुछ ब्राइट फ्रिंज मिली है। समझ आई इतनी बातें, यस और नो फटाफट से एक बार हमें बता दीजिए जल्दी से। क्लियर है, कमेंट सेक्शन में बता दो यार, क्लास वैसे भी खत्म होने वाली है, जल्दी से बता दो। तो ये फिनोमिना कहलाता है डिफ्रैक्शन। मतलब लाइट क्या कर रही है, शैडो रीजन में एंटर हो रही है। लाइट क्या कर रही है भैया, शैडो रीजन में एंटर कर रही है। तो आप लिखोगे द बेंडिंग ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स, क्योंकि बैंड हुई है वो कहां से, जो बीच में रुकावट आई है उससे बैंड हो गई है ऐसे, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स, अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, obstacles is called diffraction of light, is called diffraction of light। ऐसे लिखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड एंटर इनटू द शैडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये होता है भैया हमारे पास डिफ्रैक्शन, क्या होता है हमारे पास, डिफ्रैक्शन होता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है। अभी हम इसको पढ़ेंगे सिंगल स्लिट के लिए, थोड़ा सा बेसिक है, मतलब बेसिक नहीं है, हमें भी इसको भी सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी ही पढ़नी है। अगर आप उसमें जाओगे सिलेबस में तो इसकी भी क्वालिटेटिव स्टडी ही हमें पढ़नी है, ठीक है। तो सिंगल स्लिट के लिए पढ़ते हैं, द सिंगल स्लिट के लिए। और यहाँ पे भाई साहब सिर्फ समझना है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि स्लिट ली हमने, ये एक स्लिट ली, ये एक स्लिट ली, ठीक है, समझ आया। ये जो स्लिट हमने ली ये सिंगल स्लिट है, एक होल हमने बना लिया है इसके अंदर, और ये है इसका ए साइज, ए। अब यहां से एक लाइट आ रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है भाई, लैम्डा है। यहां से एक लाइट आएगी, एक वेव फ्रंट आएगा जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन रख लेंगे दूसरी साइड। अभी ध्यान से देखना होगा क्या कि भैया हाइगन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि यहां से जब वेव फ्रंट एंटर कर रहा है तो वेव फ्रंट के पास कौन होंगे भैया, वेव फ्रंट के पास कौन होंगे, वेवलेट्स होंगे या नहीं होंगे, फटाफट से एक बार बता दो। जो बच्चा स्टार्टिंग से बैठा है उसको ये अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी, फटाफट से बताओ, बताओ भाई। हाइगन जी ने क्या बोला था, हाइगन जी ने बोला था, हाइगन जी ने बोला था कि सॉरी, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ईच पोर्शन, हर एक पोर्शन, ईच पोर्शन ऑफ द स्लिट, ईच पोर्शन ऑफ द स्लिट एक्ट्स, क्या करेगा,
एज ए सोर्स ऑफ, जैसे कि मैंने बनाया वहां पे, ईच पोर्शन ऑफ द स्लिट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट वेव्स। हर एक जो पोर्शन है भैया वो लाइट वेव की तरह बिहेव करने वाला है, उसके सोर्स की तरह। तो देखो ये जो डॉट्स मैंने बनाए ये क्या है, वेवलेट्स है। ये क्या बनाए मैंने, वेवलेट्स बनाए हैं। क्लियर है, समझ आया इतना, यस और नो? ओके, अब ध्यान से देखना, ये लैम्डा एंटर कर रहा है, एक वेवलेंथ है ऐसे, इसका हर एक पॉइंट क्या है भैया, हर एक ईच पोर्शन ऑफ द स्लिट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट वेव। पीछे वाले में क्या था कि S1 और S2 लिखा था, बात खत्म थी, ठीक है। S1 और S2 लिखा था, बात खत्म थी, है ना। बट यहां पे ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, मतलब यहां पे लैम्डा बाय 2, यहां पे लैम्डा बाय 2। क्लियर है, यस और नो? मान लो यहां से जो वेव चल रही है वो 1 नंबर चल रही है, यहाँ से एक चल रही है 3 नंबर चल रही है, यहाँ से एक चल रही है जिसको मैंने 5 नंबर बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बीच में 4 नंबर बोल सकते हो, यहाँ पे आप 2 नंबर बोल सकते हो, ऐसे ऐसे बोल सकते हो। क्लियर है, समझ आया या नहीं आया? तो भाई यहाँ पे एक बात हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, दोनों वेवलेंथ, मतलब एक लैम्डा आ रहा था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 में, वो कहीं पे भी किसी पॉइंट पे अगर जाके मिल रहे हैं, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे जाकर अगर मिल रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे आके वो मिल रहे हैं, तो वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भैया हर एक पोर्शन से, जैसे कि अभी 5वां है, 5 नंबर का जो पॉइंट है उसको कौन कैंसिल कर रहा होगा, नीचे वाले का जो पोर्शन का पॉइंट होगा, जैसे कि 3 नंबर उसको कैंसिल कर देगा, 4 को 2 नंबर कैंसिल करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यस और नो, फटाफट से बताओ जल्दी से भाई, फटाफट से बताओ जल्दी से। अरे भाई एक से जो लाइट मिली है, एक से जो लाइट मिली वेवलेंथ हाफ, ऐसे मान लो एक से ही लाइट मिल गई, दूसरे से क्या मिल रही है भैया, दूसरे से जो लाइट मिल रही है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 का है। कितना है, लैम्डा बाय 2 का। ये थोड़ा मैंने गलत बनाया, इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे। देखो ये पार्ट पाई बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं, तो ये भाई ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको ये इसको, ये इसको ये इसको, ये इसको ये इसको, ये इसको ये इसको। तो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है भैया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ओवरऑल हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। अब बताओ जल्दी से पीयूष, अब बताओ भी जल्दी से। भाई लैम्डा आ रहा था, लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या है कि फेस डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया, या पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाय 2 का हो गया। तो वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो ओवरऑल वहां पे रिजल्टेंट हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? तो मतलब अगर मैं, अरे 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 अरे, अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालना चाहूं, अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालना चाहूं, ये वाला पार्ट डिफरेंस अगर मैं निकालना चाहूं, इसको अगर मैं थीटा बोल दूं, इसको मैं थीटा बोल दूं, तो भैया पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस वही आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना, ए साइन बाय, यहाँ पे 2 लगा दो। क्लियर है, क्योंकि अभी जो हमने उसको डिवाइड कर लिया, उसको a/2 में कर लिया ना। ठीक है भाई, सुरेश भाई, सुरेश तो अभी आया ना भाई, 2 घंटे से क्लास चल रही है, तो अभी डाउट कैसे हो जाएगा तेरा, स्टार्टिंग से आना था। क्लियर है, तो डेल्टा एक्स कितना है, पार्ट डिफरेंस कितना भाई, लैम्डा बाय 2 का ही तो पार्ट डिफरेंस है, तो a/2 साइन थीटा जो हुआ वो कितना हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा है, a साइन थीटा। ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट डार्क हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फर्स्ट डार्क हमें मिल रहा है। सिमिलरली 2 लैम्डा पे सेकंड डार्क, 3 लैम्डा पे हमें थर्ड डार्क, ये हमें मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या था, YDSC में क्या था, लैम्डा पे हमें ब्राइट मिल रहा था, है ना, लैम्डा पे हमें ब्राइट मिल रहा था, इसका मतलब एन लैम्डा इज इक्वल टू a साइन थीटा पे हमें यहाँ पे डार्क मिल रहे हैं। क्लियर है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बता दो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो, हाँ एन लैम्डा पे डार्क है, बिल्कुल सही।
ओके रिधि, क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा जो ज़्यादा स्मॉल होगा तो उसको और स्मॉल करके, मतलब आप ये फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना, एंगुलर वाला फॉर्मूला जल्दी से याद कर लेना। क्लियर है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे जो ग्राफ हम बनाएंगे किसके बीच में, इंटेंसिटी के बीच में। किसके बीच में बेटा, इंटेंसिटी के बीच में। और किसके बीच में, क्या ये नीट के लिए सफिशिएंट है? हाँ, बट मतलब हम मेनली फोकस कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, हम मेनली फोकस कर रहे हैं बेटा किसके लिए, बोर्ड्स के लिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बस यहीं से पढ़ो, ठीक है, हेल्प हो जाएगी नीट के लिए, बट नीट के चैनल पे जब मैं पढ़ाता हूँ तो नीट के हिसाब से पढ़ाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना लूँ, क्या बना लूँ बेटा जी, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना लूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी बना दी, यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी बना दी, ठीक है, और इधर मैंने डिफरेंस बना दिया, पार्ट डिफरेंस, या एंगल के हिसाब से देख लो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनने वाला, देखो ऐसे बनने वाला है, ये याद रखना। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, घटती है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है, घटती है, ठीक है। यस और नो, यस और नो फटाफट से एक बार बता दीजिए। ब्राइट के बारे में हमने बात करी नहीं, बात करी, क्योंकि देखो यार, हमें जो डार्क मिल रहा है वो लैम्डा पे मिल रहा है, माइनस लैम्डा पे मिल रहा है। डार्क तो मिल रहा है ना, एन लैम्डा पे मिल रहा है, तो ब्राइट कहाँ मिलेगा? अब इनके बीच में तो आने चला, क्योंकि जहाँ पे ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, तो इनके बीच में थोड़ा अब दोबारा से ऊपर नीचे होगा। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा बन चुका है, ये आप लोगों का सेंट्रल मैक्सिमा है। तो इससे अलग जो रेंज है, जैसे कि ये वाली रेंज, ये कौन होगी? यहाँ पे 2 लैम्डा है, तो ये 1.5 होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये इसी तरीके से यहाँ पे -1.5 होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब जो ब्राइट है वो हमें कहाँ मिल रहा है, वो 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा पे मिल रहा है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 लैम्डा बाई 2 को, कि 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा हम लिख सकते हैं। और n की वैल्यूज 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते ना, क्योंकि लैम्डा बाई 2 पे हमें ब्राइट नहीं मिल रहा है। क्लियर है, यस और नो? तो याद क्या क्या रखना है कि मैक्सिमम जो होता है, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसकी जो विड्थ होती है वो 2 लैम्डा बाई ए होती है, एंगुलर विड्थ बोल सकते हो, और इनकी लैम्डा बाई ए होती है, इनकी आप लैम्डा बाई ए बोल सकते हो। क्लियर है, यस और नो? हाँ, सेंटर पे तो सबसे बड़ी मिल रही है ना, हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करनी है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो जो है वो हमारा प्राइमरी मैक्सिमा हो गया, उसके बाद तो जितने भी हो सेकेंडरी की बात कर रहे हैं ना हम तो, ठीक है। चलो, तो अभी मेरे ख्याल से ये हो गया भैया ख़त्म चैप्टर, तभी इसको निपटाना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार देख लेना बेटा, बहुत देर हो गई है और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि पूरा तो करवा ही दिया जाए तुम्हारे लिए। चलो यार, फिर निपटाते हैं इसको। चलो, तो एम्बाइब के जो बढ़िया वाले फीचर्स हैं मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिए थे, आप भी इनको यूज़ कर सकते हो। हाँ बेटा, एटम्स में से आती है, न्यूक्लियाई में तो है भी नहीं है इतनी बड़ी डेरिवेशन, ठीक है। और साथ में जैसे अभी मेरी क्लास है 2 बजे ऐप के ऊपर, तो वो आप ले सकते हैं लैपटॉप पे भी, और इवन मोबाइल के ऊपर भी ले सकते हैं। आपके अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे, मतलब प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को एक बहुत बड़ी ऐप बताता हूँ, MBVLE वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट एक जगह मिलेंगे, कैसे होते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, क्या वीडियोज़ हैं, क्या 3D मॉडल्स हैं, सब यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। एम्बाइब ऐप को डाउनलोड कर लेना मेरी और लाइव क्लासेस के लिए ऐप पे, और रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए। एम्बाइब लेंस बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर कोई चीज़ नहीं आती स्कैन करो, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाने वाली है। तो प्ले स्टोर से जाओ, जल्दी से डाउनलोड करो, और फटाफट से एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी फटाफट से ज्वाइन कर लो, उसको भी फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लो।
क्लियर है? चलिए, तो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।